वेलकम। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक टाइम था जब इंडिया में कुछ फिलोसोफर्स ने कहा, कर्मा हम नहीं मानते, भगवान मे बी नॉट, असली सच तो यह है कि जो होना है वो होकर रहेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। Sounds like a movie plot, right? एग्जैक्टली। वेल, ये एक रियल फिलॉसफी थी, और ऐसी ही कई अमेजिंग रूल ब्रेकिंग फिलोसफीज को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। गेट रेडी, दिस इज गोइंग टू बी अ वाइल्ड राइड थ्रू एंशिएंट इंडियन थॉट। हाँ बिल्कुल। आज के इस डिटेल डिस्कशन में हम श्रमणा ट्रेडिशंस की ओरिजिन से शुरू करेंगे। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ सुपर इंटरेस्टिंग हेटेरोडॉक्स स्कूल्स जैसे अजीविकास, अज्जानास और पार्टी लविंग चारवात्रास। और फिर हम करेंगे एक सुपर डीप डाइव इनटू बुद्धिज्म, उसके कोर कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट स्कूल्स लाइक हिनायाना और महायाना, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और कुछ की टर्म्स जो एग्जाम के लिए क्रूशियल हैं। बेसिकली विल कवर एवरीथिंग, सो लेट्स अनपैक दिस। चलो शुरू करते हैं। द राइज ऑफ द रेबल्स, श्रमणा स्कूल्स। तो पहला सवाल, ये श्रमणा टर्म का क्या मतलब है? बेसिकली ये वैदिक लिटरेचर में ऋषिज या मॉन्क्स के लिए यूज होता था, लेकिन टाइम के साथ इसका मीनिंग इवॉल्व हुआ। हाँ, इट केम टू रिप्रेजेंट अ होल वेव ऑफ थिंकर्स जो नॉन ब्राह्मणिक थे, नॉन वैदिक ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। इन्हें हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी भी कहते हैं, समझे? इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन अ स्कूल में सब एक ही टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, पर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कहता है, वेट, हमें इस टेक्स्ट बुक के आइडियाज से अग्री नहीं है, हम अपने नए आइडियाज प्रपोज करेंगे। बस यही थे श्रमणा थिंकर्स। बिल्कुल दे वर द ओरिजिनल चैलेंजर्स ऑफ द स्टेटस को। बिल्कुल। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास एक चार्ट है जो 5 मेन स्कूल्स दिखाता है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, अजीविकास, अजनानास और चारवाकास। ये 5 स्कूल्स उस टाइम के इंटेलेक्चुअल जाइंट्स थे। और इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। ये उस टाइम हो रहा था जब सोसाइटी में सोशल और रिलीजियस चेंजेस आ रहे थे। राइट पीपल वर क्वेश्चनिंग ओल्ड रिचुअल्स, इसलिए इन न्यू आइडियाज को स्पेस मिला। राइट। तो कोर लॉजिक पर आते हैं। सोर्स बताता है कि श्रमणा टर्म पहले अर्ली वैदिक लिटरेचर में था, जैसे बृहदारण्य का उपनिषद। वहां इट वाज एन एपिथेट फॉर ऋषिज। एग्जैक्टली, बट इट्स लेटर सेमांटिक डेवलपमेंट इज की। यहाँ से नॉन ब्राह्मणिक एस्थेटिक मूवमेंट्स का जन्म हुआ। इन्हीं से निकले हेटेरोडॉक्स स्कूल्स, ये वैदिक अथॉरिटी को चैलेंज करते थे। और इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट और यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है? यूपीएससी के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेटेरोडॉक्स का मतलब क्या है। वो जो वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते। प्रीलिम्स में आपसे इन स्कूल्स के कोर बिलीव्स के बारे में पूछा जा सकता है। सो बेसिकली ये एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था जिसके 5 मेन प्लेयर्स थे। करेक्ट। अच्छा, अब कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं मेमोरी हैक्स के साथ। एक क्विक मेमोरी ट्रिक। श्रमणा को स्ट्रगल से रिलेट कर सकते हैं, दोज हु स्ट्रगल फॉर नॉलेज आउटसाइड द सिस्टम। बिल्कुल, श्रम का मतलब ही एफर्ट या लेबर है। सो श्रमणास वो स्पिरिचुअल स्ट्राइवर्स, सिंपल एंड इफेक्टिव, याद रखना। परफेक्ट। और बृहदारण्य का उपनिषद में इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या था? एन एपिथेट फॉर ऋषिज एंड अदर मंक्स लाइक लाइफस्टाइल। ये प्री हेटेरोडॉक्स मीनिंग है। डिस्टिंक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। गॉट इट। तो हेटेरोडॉक्स वर्ड का रूट मीनिंग क्या है यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट में? सिंपल रूल, हेटेरोडॉक्स डोंट एक्सेप्ट वेदास अथॉरिटी, ऑर्थोडॉक्स एक्सेप्ट वेदास अथॉरिटी। इस रूल को हमेशा याद रखना। अच्छा, अब एक प्रैक्टिस क्यू। Now pause and practice saying, Shramana traditions were non-Brahmanic ascetic movements that formed heterodox schools. इन शॉर्ट, श्रमणा ट्रेडिशंस एंशिएंट इंडिया के इंटेलेक्चुअल रेबल्स थे जिन्होंने एस्टैब्लिश्ड वैदिक नॉर्म्स को चैलेंज किया। Next topic, the fatalists, Ajivikas and the Niyati doctrine. द अजीविकास। ये स्कूल बेसिकली कहता था कि सब कुछ प्री-डेस्टिन्ड है। Your fate यानी नियति is absolute. फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं होती और कर्मा एक फैलेसी है। कूल ना? बहुत कूल। इसका एग्जाम्पल सोचो, तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो लेकिन ये एक नॉन इंटरैक्टिव मूवी है। तुम कंट्रोलर हिला रहे हो बट कैरेक्टर वही करेगा जो प्रोग्राम्ड है। Wow. दैट्स द अजीविका व्यू ऑफ लाइफ। योर डेस्टिनी इज ऑलरेडी कोडेड। ओके, इंट्रोडक्शन के लिए हमारे पास बराबर केव्स की इमेज है। ये केव्स आजीविका से एसोसिएटेड हैं, जो बताता है कि ये काफी इन्फ्लुएंशियल थे। हाँ, और बैकग्राउंड ये है कि दे वर मेजर राइवल्स टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उनको लगता था कि उनके आइडियाज गलत हैं। चलो इसको अनपैक करते हैं। फाउंडर मखाली गोसाला, 5th सेंचुरी बीसी। कोर डॉक्ट्रिन नियति यानी एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म। राइट, दे डिडंट बिलीव इन फ्री विल एंड कर्मा। उनके लिए कर्मा एक इल्यूजन था, एक फैलेसी। उनका मानना था कि हर चीज एटम से बनी है। और लाइफ कैसे जीते थे? सिंपल ascetic लाइफ, बट दे वर एथियस्ट्स। यस, एंड हियर्स अ सटल इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो सोल यानी आत्मा में बिलीव करते थे, बट इन अ मटीरियल फॉर्म। ये जैनिज्म से अलग था, जहां सोल फॉर्मलेस है। दिस इज अ की डिस्टिंक्शन। इवन अशोकाज 7th पिलर एडिक्ट्स मेंशन देम। बट एक सैड पार्ट है, उनके ओरिजिनल टेक्स्ट अब एग्जिस्ट नहीं करते। हमें उनके बारे में उनके राइवल्स यानी बुद्धिस्ट और जैन्स के टेक्स्ट से पता चलता है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इसकी रिलेवेंस क्या है? यूपीएससी प्रीलिम्स लव्स दीज डिटेल्स। क्वेश्चन बन सकता है, Which Mauryan king patronized Ajivikas? Answer, Bindusara. या The doctrine of Niyati belongs to which school? Answer, Ajivikas. Founder Makhali Gosala is another favorite question.
So, Ajivikas were the ultimate fatalists of ancient India, believing everything is scripted. बिल्कुल. चलो, क्रॉस क्वेश्चनिंग। मखाली घोसाला, नाम कैसे याद रखें? थिंक ऑफ मक्खन. सब कुछ बिल्कुल स्मूथ, प्री डिसाइडेड है, कोई एफर्ट नहीं. मक्खन से मक्खाली. नियति डॉक्ट्रिन helps create a mental image. नाइस। बिंदुसारा ने अजीविकास को सपाट किया और उसके बेटे अशोका ने बुद्धिज्म को। ये कॉन्ट्रास्ट इंपॉर्टेंट है ना? Absolutely. It shows the diversity of thought within the Mauryan court itself. Father and son, different philosophies. Right. याद रखना. अजीविका व्यू ऑन सोल वर्सेस जैन व्यू, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? Simple. Ajivika soul equals material, like a tiny invisible particle. Jain soul, formless, like energy. One is physical, the other isn't. Material versus immaterial. और कर्मा को फैलेसी क्यों कहा उन्होंने? बिकॉज अगर सब कुछ प्री डेस्टिन्ड नियति है तो आपके एक्शंस कर्मा का रिजल्ट कैसे चेंज हो सकता है? फॉर देम नियति वाज द अल्टीमेट लॉ, कर्मा वाज इररेलेवेंट. राइट, मेक सेंस। और बाराबर केव्स का कनेक्शन किसके साथ है? अशोका। यस, अशोका ने इन केव्स को अजीविका मंक्स को डेडिकेट किया था. ये उनके रिलीजियस टॉलरेंस का प्रूफ है. इवन दो ही फॉलोड बुद्धिज्म, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. ठीक है। प्रैक्टिस क्यू। आजीविकास फाउंडेड बाय मक्काली गोसाला बिलीव्ड इन द नियति डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म। इन शॉर्ट, Ajivikas believed life is a pre-written script called Niyati, making free will and karma irrelevant. अब आते हैं द स्केप्टिक्स। अजनानास एंड द इग्नोरेंस इज बेस्ट फिलॉसफी। हाँ, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग थे. ये थे द अल्टीमेट स्केप्टिक्स। इनका मानना था कि हम किसी भी चीज के बारे में सर्टेन नॉलेज हासिल कर ही नहीं सकते, इसलिए कोशिश करना बेकार है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, लिटरली। सही एग्जाम्पल है इसका. इमेजिन आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो और गूगल रिप्लाई करता है, इट्स इम्पॉसिबल टू नो फॉर श्योर, बेटर नॉट टू इवन ट्राई. That's the Ajnana search engine. They believed true knowledge was unattainable. इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं। अब आते हैं अजनानास पर। इनका फंडा अजीब बट इंटरेस्टिंग था। और बैकग्राउंड ये है कि ये भी जैनिज्म और बुद्धिज्म के मेजर राइवल्स थे. उनके अल्टीमेट ट्रूथ के क्लेम्स को अजनानास ने डायरेक्टली चैलेंज किया. तो इनका कोर बिलीफ था रेडिकल स्केप्टिसिज्म। दे बिलीव्ड इट्स इम्पॉसिबल टू अटेन नॉलेज अबाउट नेचर। और उन्होंने एक स्टेप आगे जाकर कहा कि अगर नॉलेज मिल भी जाए तो भी उसे कम्युनिकेट करना, समझाना यूजलेस है. इसलिए उनका मोटो था इग्नोरेंस इज बेस्ट. तो प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी आपसे इनका कोर फिलॉसफी पूछ सकता है. मैच द फॉलोइंग में आ सकता है: अजनाना, रेडिकल स्केप्टिसिज्म. इट्स अ वेरी स्पेसिफिक नीश स्कूल, so knowing the core idea is enough. Basically, the Ajnanas were the ancient philosophers who would just say, I don't know to everything and be proud of it. बिल्कुल. Cross-questioning time. Ajnana word में ही ज्ञान का opposite है, अज्ञान। Perfect. Memory hack, अज्ञाना literally means non-knowledge. The name itself tells you their entire philosophy. इसे भूलना impossible है. Right. और इनका बुद्धिज्म से कॉन्फ्लिक्ट क्यों था? बुद्धा ने एनलाइटनमेंट यानी अल्टीमेट नॉलेज की बात की. अज्ञानास ने कहा कि ऐसी कोई अल्टीमेट नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है. It was a direct clash of ideologies. Got it. चलो प्रैक्टिस करते हैं। Pause and practice saying, the Ajnana school promoted radical skepticism, believing true knowledge is unattainable. In short, Ajnanas were the ultimate skeptics of ancient India, for whom ignorance was the most logical state. Okay. अब आते हैं सबसे मजेदार स्कूल पर, the materialists. चार्वाका and the eat, drink and be merry life. इन्हें लोकायता फिलॉसफी भी कहते हैं. Meet the party animals of ancient Indian philosophy. The Charvakas. इनका सिंपल फंडा था, ये दुनिया ही सब कुछ है, कोई स्वर्ग नरक, कोई आत्मा नहीं, इसलिए eat, drink and make merry. Basically, the original YOLO philosophy. सही. Imagine a friend who only believes in what they can see, touch and experience. They don't believe in ghosts, fate or anything supernatural. They focus on living the best life right now. That's a modern day Charvakas. Introduction. Okay, get ready for the most fun school, the Charvakas, also known as Lokayata. इसका बैकग्राउंड ये है कि this school was a direct challenge to the religious and spiritual focus of other schools. They brought the focus back to the material world. इसीलिए इनका दूसरा नाम लोकायता है, philosophy of the people या of the world. और इसके फाउंडर थे बृहस्पति, and they were the main proponents of the materialistic view to achieve salvation. Salvation कैसे? By living a full, happy material life. They denied any supernatural or divine agent. अगर दिखता नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करता. सिंपल. Right. और वो 5 essential elements में से ईथर यानी आकाश को नहीं मानते थे. क्यों? Because it cannot be experienced through perception. उनके लिए प्रत्यक्षा यानी direct perception ही अकेले प्रूफ था. You can't see or touch ether, so it's not real. And उनकी theory of life, eat, drink and make merry. इसके लिए उनका फेमस कोट है कि अगर जरूरत पड़े तो कर्ज लेकर घी पियो, क्योंकि एक बार शरीर जल गया तो वापस नहीं आना. तो प्रीलिम्स के लिए याद रखो, चारवाका equals to लोकायता equals to materialism, founder बृहस्पति, the philosophy that denies ether and supernaturalism. यही की पॉइंट्स हैं. So the Charvakas were the rational, skeptical materialists who believed in living life to the fullest in the here and now. Absolutely. चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग, लोकायता नाम कैसे याद रखें? Lokayata comes from
Lok yani world. The philosophy focused on this world, not the other world. So Lokayata is the philosophy of the worldly. Simple. और बृहस्पति जो फाउंडर हैं उनका नाम देव गुरु बृहस्पति से अलग है ना? Yes, this is a very important point. ये mythological देवागुरु बृहस्पति नहीं है. This is a separate philosopher credited with founding this school. दोनों को mix नहीं करना है. Why was denying ether such a big deal? Because all other Indian philosophies, including Vedic ones, accepted the 5 elements. By denying one, the Charvakas were directly attacking the foundational cosmology of their time. It was a radical move. बहुत इंटरेस्टिंग. चलो प्रैक्टिस करते हैं. Now practice saying the Charvaka or Lokayata school founded by Brihaspati was a materialistic philosophy that rejected supernaturalism. In short, Charvakas believed that perception is the only source of knowledge, and the goal of life is to maximize pleasure in this material world. Okay, just pausing here for a second. देखो हमने कितने माइंड ब्लोइंग आइडियाज डिस्कस किए हैं. निहाती, रैडिकल स्केप्टिसिज्म, मटेरियलिज्म. अगर आपको ये डीप डिस्कशंस पसंद आ रहे हैं एंड यू वांट टू कीप एक्सप्लोरिंग सच अमेजिंग टॉपिक्स विद अस, देन प्लीज एक छोटा सा काम करो. हाँ, प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस सेशन और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आप कुछ मिस ना करो. Also, अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करो. And if you find this super valuable, consider using the super thanks button or joining our membership for exclusive notes. Your support helps us create more content like this. चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ टुडे. Buddhism. The path to enlightenment, an introduction to Buddhism. So Buddhism, as we know, started with one man's journey, Siddhartha, who became the Buddha or the enlightened one. आज ये दुनिया का 4th largest religion है. इसका real life example तो उनकी story ही है. Imagine a prince who has everything, wealth, luxury, a beautiful family, but he leaves it all behind just to find an answer to a simple question. Why do people suffer? That's the real life story of Siddhartha Gautama. अब हम enter कर रहे हैं बुद्धिज्म की दुनिया में. The origin is attached to the story of Siddhartha. और डेटा देखें तो, as per the source, it's the world's 4th largest religion. It covers around 7% of the world's population. लेकिन इंडिया में, however, it's about 0.7% of the population, after Christianity, Islam and Hinduism. ये डेटा कॉन्टेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. हाँ, the impact of Buddhism in India has been more philosophical and cultural than demographic in recent times. The origin story and its status as a major world religion are foundational facts for any question on Buddhism. In short, Buddhism began with Siddhartha's quest to end suffering and grew into a major global religion. चलो, अब आते हैं core teachings पर. The core teachings, truths, jewels and the path. पहला सब टॉपिक, the four noble truths. बुद्धा की सारी टीचिंग्स इन 4 सच्चाइयों पर बेस्ड है. चलो लिस्ट करते हैं. पहला, the truth of suffering, दुखा. लाइफ में दुख है. दूसरा, the truth of the origin of suffering, समुदाय. दुख का कारण है usually desire and attachment. तीसरा, the truth of the cessation of suffering, निरोधा. इस दुख को खत्म किया जा सकता है. और चौथा, the truth of the path to the cessation of suffering, मग्गा. दुख को खत्म करने का एक रास्ता है. इसके लिए एक यूपीएससी मेमोरी हैक है. बिल्कुल, इसको एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह याद रखो. पहला दुखा, द सिम्टम, देयर इज सफरिंग. दूसरा समुदाय, द कॉज, डिजायर इज द कॉज. तीसरा निरोधा, द प्रोग्नोसिस, इट इज क्योरेबल. चौथा मग्गा, द प्रिस्क्रिप्शन, द 8-fold पाथ इज द मेडिसिन. द डॉक्टर्स एनालॉजी, ये हमेशा याद रहेगा. अब आते हैं द ट्रिपल जूल, त्रिरत्ना पर. ये बुद्धिज्म के 3 पिलर्स हैं. पहला, द बुद्धा, द गाइड, द एनलाइटेंड टीचर. दूसरा, द धर्मा, द पाथ, उनकी टीचिंग्स. तीसरा, द संघा, द कंपेनियंस एंड टीचर्स, द कम्युनिटी ऑफ मंक्स एंड नन्स. करेक्ट. और अब आते हैं द बुद्धाज 8-fold पाथ पर. ये मग्गा है, दुख मिटाने का प्रैक्टिकल रास्ता. इट्स अ सेट ऑफ 8 इंटरकनेक्टेड प्रैक्टिसेस. Let's name them. Right? Understanding, samaditi, right thought, samma sankappa, right speech, samma vak, right action, samma kammanta, right livelihood, samma ajiva, right effort, samma vayama, right mindfulness, samma sati, and right concentration, samma samadhi. बहुत सारे हैं. इसका कोई मेमोरी हैक? हाँ, है ना. इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके याद रखो. 1, wisdom group, prajna, understanding and thought. 2, ethical conduct group, sila, speech, action, livelihood. 3, mental discipline group, samadhi, effort, mindfulness, concentration. 3, mental discipline group, samadhi. इस categorization से याद रखना आसान हो जाता है. Perfect. चलो, practice करते हैं. Practice saying the 4 noble truths out loud. दुखा, समुदाय, निरोधा, मग्गा. In short, the core of Buddhism is understanding suffering, 4 noble truths, and following a practical guide, 8-fold path, with the support of a community, triple jewel. अगला टॉपिक, the superheroes. Meet the bodhisattvas. तो बोधिसत्व कौन होते हैं?
ये वो इनलाइटेंड बीइंग्स हैं जो अपना सैल्वेशन पोस्टपोन कर देते हैं ताकि वो दूसरे सभी बीइंग्स की हेल्प कर सकें। Basically the superheroes of Buddhism. सही कहा। Chalo, let's do a rapid fire on the prominent bodhisattvas. Manifests Buddha's compassion. Vajrapani, Manifests Buddha's power. Manjushri, Manifests Buddha's wisdom. Samantabhadra, बुद्धा और मंजूश्री के साथ मिलकर शाक्यामुनि ट्रिनिटी बनाते हैं। Kshitigarbha, इन्होंने वाव लिया है कि जब तक हेल्प पूरी तरह खाली नहीं हो जाता ये बुद्धाहुड अचीव नहीं करेंगे। सो नोबल। Maitreya, ये फ्यूचर बुद्धा हैं जो आगे आकर प्योर धर्मा सिखाएंगे। लाफिंग बुद्धा को इनका इनकारनेशन माना जाता है। अकासगर्भा। Associated with the element of space. Tara, associated with Vajrayana Buddhism. एक savior goddess, she is the female counterpart of Avalokeshvara. और आखिर में स्कंदा, गार्डियन ऑफ विहाराज एंड बुद्धिस्ट टीचिंग्स। Great. अब इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग। अवलोकितेश्वरा, वज्रपाणी, मंजूश्री को याद करने का कोई ट्रिक? बिल्कुल। Think of them as a team. Manjushri holds the sword of wisdom. Vajrapani holds the Vajra of power. Avalokeshvara holds the lotus of compassion. Wisdom, power, compassion. The ultimate trio. Nice. Maitreya as future Buddha is a very common UPSC question, right? Absolutely. Maitreya sounds like Mitra or friend. The friend who will come in the future. याद रखना. और Tara's association with a specific school of Buddhism is important, Pratya. Yes, Tara is very central to Vajrayana Tantric Buddhism. ये उनकी main deity है. This link is crucial. शाक्यमुनि ट्रिनिटी में कौन-कौन है? Buddha in the center, with Manjushri, wisdom, and Samantabhadra, action vows on his sides. ये trio Mahayana Buddhism में popular है. चलो, practice time. Pause and try to recall the trio of compassion, power, and wisdom. Who were they? Avalokiteshvara, Vajrapani, and Manjushri. In short, bodhisattvas are compassionate beings who delay their own enlightenment to help others, each representing a key virtue of the Buddha. अब आगे, the scholars and masters, key figures in Buddhism. हाँ, बुद्धिज्म को शेप करने में इन लोगों का बड़ा हाथ था. चलो एक-एक करके देखते हैं. नागासेना, author of Milinda Panho, around 150 BC. ये ग्रीक किंग मिनेंडर और उनके बीच का डायलॉग है. Nagarjuna, 150-250 AD, founder of the Madhyamaka school of Mahayana Buddhism. इन्हें सेकंड बुद्धा भी कहते हैं. Vasubandhu, a proponent of Mahayana Buddhism. Bodhidharma, 5th-6th century AD. He transmitted Buddhism to China. Zen Buddhism के patriarch माने जाते हैं. Buddhaghosa, a 5th century Indian Theravada Buddhist commentator, famous for his work Visuddhimagga, Path of Purification. Padmasambhava, इन्हें तिब्बत में सेकंड बुद्धा माना जाता है. He played a key role in spreading Buddhism in Tibet, Nepal and Bhutan. और Atisa, an 11th century Bengali religious leader who played a major role in spreading Mahayana and Vajrayana Buddhism in Asia. अब इन पे कुछ memory hacks. मैच द फॉलोइंग के लिए ये लिस्ट गोल्ड माइन है. नागासेना को मिलिंद पन्हो से कैसे लिंक करें? Think Nag, snake, and Milind, bee. एक अजीब dialogue. Nagasena and Milindapano. It's a strange combination that sticks in memory. इंटरेस्टिंग. और नागार्जुना एंड हिज स्कूल? Nagarjuna से Madhyamaka, the middle way. He was the master of Shunyata or emptiness, the biggest name in Mahayana philosophy. चाइना में बुद्धिज्म कौन ले गया? Bodhidharma, धर्मा को चाइना ले गए. सिंपल. he is also connected to martial arts at the Shaolin Temple. और तिब्बत का सेकंड बुद्धा कौन है? Padmasambhava, उनका नाम ही लोटस बॉर्न है. तिब्बत की स्पिरिचुअलिटी में उनका स्टेटस बुद्धा जैसा ही है. हमेशा याद रखना. ग्रेट. प्रैक्टिस क्यों? Nagarjuna founded the Madhyamaka school and Bodhidharma took Buddhism to China. In short, these scholars and masters were instrumental in interpreting, documenting, and spreading Buddhist philosophy across Asia. Next up, on the Buddha's trail, the sacred circuit, यानी transnational Buddhist circuit from India to Nepal. ये वो जगह है जहां बुद्धा की लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए. Let's trace his journey. लुम्बिनी, नेपाल में. यहाँ उनका जन्म हुआ. बोधगया, बिहार में. यहाँ उन्हें बोधि ट्री के नीचे इनलाइटमेंट मिला. सारनाथ, यहाँ उन्होंने अपना पहला सरमन दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तना कहते हैं. राजगीर, यहाँ उन्होंने 12 साल तक मॉनसून रिट्रीट वर्षावास किया. वैशाली, यहाँ उन्होंने अपना आखिरी सरमन दिया. और कुशीनगर, यहाँ उनका महापरिनिर्वाणा हुआ, यानी उन्होंने शरीर त्याग दिया 543 BC में. नोट्स में 2 और नाम है बुद्धा के, तथागता and Sakyamuni. हाँ, तथागता means one who has thus gone and Sakyamuni means sage of the Shakyas. ये नाम भी प्रीलिम्स में आ सकते हैं. और उनके प्रीडिसेसर थे कस्सपा बुद्धा और सक्सेसर होंगे मैत्रेय. इसके लिए मेमोरी हैक, लाइफ इवेंट्स को लोकेशन से कैसे मैच करें? Create a story. Lumbini, life begins. Bodhgaya, became Buddha. Sarnath, sermon starts. Kushinagar, khatam, end of life. LBSK, एक सीक्वेंस बना लो. ब्रिलियंट. और तथागता का मीनिंग क्या है? It's a deep philosophical term, one who has come and gone like all Buddhas before him. It points to the timeless nature of Buddhahood. In short, this circuit marks the key milestones of Buddha's life, from birth in Lumbini to death in Kushinagar,
forming the most sacred pilgrimage for Buddhists. चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं. The four major schools developed under Buddhism. One path, many roads. Hinayana, Mahayana, Theravada, Vajrayana. ओके, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. बुद्धिज्म एक नहीं है, उसके सेवरल स्कूल्स हैं. हम 4 मेजर स्कूल्स को कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड टेबल. Let's break it down parameter by parameter. पहला, meaning. हीनायाना का मतलब है लेसर व्हीकल, महायाना का ग्रेटर व्हीकल, थेरावादा का स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स और वज्रयाना का डायमंड व्हीकल. Next, philosophy. हीनायाना मोर ऑफ एन ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, महायाना मोर लिबरल है, थेरावादा स्कूल ऑफ एल्डर मंक्स को रेफर करता है और वज्रयाना हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है. Core belief. हीनयाना में फॉलोअर्स बुद्धा की ओरिजिनल प्रीचिंग को मानते हैं. महायाना बुद्धा और बुद्धिसत्वास की हेवनलीनेस में बिलीव करता है. थेरावादा का अल्टीमेट गोल सेसेशन ऑफ द क्लेशा और निर्वाणा अटेन करना है. वज्रयाना में ब्राह्मणिकल रिचुअल्स और बुद्धिस्ट फिलोसॉफीज का कॉम्बिनेशन है. मेन डेटी तारा है. Idol worship. हीनयाना नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, महायाना बिलीव्स इन आइडल वर्शिप. थेरावादा सेल्फ लिबरेशन पर जोर देता है, आइडल वर्शिप सेंट्रल नहीं है. और वज्रयाना तंत्राज, मंत्राज और यंत्राज में बिलीव करता है. Salvation का concept. हीनयाना इंडिविजुअल सैल्वेशन में बिलीव करता है, यानी एक अरहत बनना. महायाना यूनिवर्सल लिबरेशन फॉर ऑल में, यानी एक बोधिसत्वा बनना. थेरावादा सेल्फ लिबरेशन पर फोकस करता है और वज्रयाना कहता है कि मंत्रा बुद्धहुड अचीव करने का फास्टेस्ट पाथ है. Language. हीनयाना ने पाली लैंग्वेज यूज की, महायाना ने प्रिडोमिनेंटली संस्कृत यूज की. थेरावादा की सेक्रेड लैंग्वेज भी पाली है और वज्रयाना की मेन लैंग्वेज क्लासिकल टिबेटन है. Patronage. एम्परर अशोका ने हीनयाना को पेट्रोनाइज किया. एम्परर कनिष्का को महायाना सेक्ट का फाउंडर कहा जाता है और थेरावादा में विशुद्धिमग्गा बाय बुद्धघोषा एक ग्रेट ट्रीटीज है. So Hinayana is like the original strict version. Yes, and Mahayana is the more inclusive, big tent version that came later, introducing new concepts like bodhisattvas and deifying Buddha. Theravada, found in Sri Lanka and SE Asia, is actually the only surviving school of Hinayana, so they are very close. And Vajrayana is the tantric, ritualistic version with mantras and deities like Tara. Exactly. It's often seen as a faster but more complex path to enlightenment. अब आप देखते हैं थेरावादा रेड, श्रीलंका, थाईलैंड, कैम्बोडिया, लाओस में डोमिनेंट है. महायाना येलो, चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम में है. और वज्रयाना ऑरेंज मेनली तिब्बत, भूटान, मंगोलिया में है. ये जोग्राफिकल स्प्रेड की है. चलो इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग. हिनायाना वर्सेस महायाना का सबसे सिंपल डिफरेंस. Hinayana, individual salvation, become an arhat. Mahayana, mass salvation, become a bodhisattva, to help all. HIMA, this helps. लैंग्वेज डिफरेंस. पाली वर्सेस संस्कृत. Hinayana Theravada used Pali, the language of the masses, to stick to the original teachings. Mahayana used Sanskrit, the language of scholars, to develop complex philosophy. Common language versus elite language. और अशोका, हेनियाना, कनिष्का, महायाना. ये पैर हमेशा याद रखना है. Absolutely. This is a classic high-yield fact for prelims. Ashoka and the Third Buddhist Council are linked to preserving the original teachings. Kanishka and the Fourth Council are linked to the rise of Mahayana. ठीक है. प्रैक्टिस क्यू. Hinayana focuses on individual salvation through original teachings, while Mahayana focuses on universal salvation through the Bodhisattva path. In short, Buddhism evolved into different schools, with Theravada representing the older tradition and Mahayana Vajrayana representing newer, more expansive interpretations. एक छोटा टॉपिक, Buddhist mudras, hand gestures with meaning. Mudras symbolic hand gestures हैं. चलो कुछ देखते हैं. Abhaya mudra, palm facing out, gesture of fearlessness and protection. Dhyana mudra, hands in the lap, gesture of meditation. Bhumi sparsha mudra, hand touching the earth, represents the moment of Buddha's enlightenment, calling the earth to witness. Dharmachakra mudra, gesture of teaching, turning the wheel of Dhamma, used during the first sermon. Varada mudra, palm open facing down, gesture of charity and granting wishes. UPSC के लिए questions often show an image of a Buddha statue and ask to identify the mudra and its meaning. भूमिस्पर्शा और धर्मचक्र particularly important है. In short, mudras are a non-verbal language in Buddhist art, conveying specific meanings and events from Buddha's life. और अब आखिरी टॉपिक. The Buddhist glossary. Key terms to know. Let's do a final rapid fire of key terms. Adhitthana. In Theravada, one of the 10 perfections of Bodhisattvas resolve to become fully awakened. Agama. Non-Mahayana divisions of the Sutta Pitaka. Amitabha, the Buddha of the Western Pure Land. Tathabata. Term Gautama Buddha uses to refer to himself. 5 Tathagatas, a group of 5 self-born celestial Buddhas, also called Dhyani Buddhas. Arhat. A person who has reached enlightenment but may not have reached full Buddhahood. Hinayana goal. Bhava Chakra, symbolic representation of samsara, cyclic existence. Bhamte.
used to refer to Buddhist monks in the Theravada tradition, means venerable sir. Bodhisattvas, enlightened beings who postpone their own salvation to help all sentient beings. Mahayana ideal. इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग अरहत वर्सेस बोधिसत्व अ फाइनल टाइम Arhat, self-liberation. The goal is achieved. Bodhisattva delays personal goal for others. One is a destination, the other is a continuous journey for others' sake. और भवचक्र द व्हील ऑफ लाइफ कहाँ मिलता है? It's often found on the outside walls of Tibetan Buddhist temples, as a visual reminder of the cycle of birth, death, and rebirth. In short, knowing these specific terms is crucial for a deeper understanding of Buddhist text and for tackling specific questions in exams. So, what a journey! हाँ, we started with the broad micro theme, ancient Indian philosophy, Shramana schools and a deep dive into Buddhism. हमने देखा कि कैसे Shramana thinkers like Ajivikas, the fatalists, Ajnanas, the skeptics, and Charvakas, the materialists, ने established norms को challenge किया. Each had a unique, powerful world view. फिर हमने बुद्धिज्म में एक सुपर डीप डाइव की. We covered the Four Noble Truths, the Eightfold Path, the compassionate bodhisattvas, and the great scholars who spread the teachings. हमने हीनायाना और महायाना की क्रूशियल डिफरेंसेस को समझा और देखा कि कैसे ये स्कूल्स पूरे एशिया में फैले. बेसिकली आज हमने एंशिएंट इंडिया के सबसे डायनामिक इंटेलेक्चुअल पीरियड को एक्सप्लोर किया है. हमने आज इतने सारे इज़म्स और स्कूल्स ऑफ थॉट की बात की. सभी ट्रूथ को ढूंढ रहे थे, पर सबके रास्ते अलग थे. This raises an important question to think about. Does the diversity of these paths mean that there is no single absolute truth? Or does it mean that the same ultimate truth can be seen from many different perspectives? Is truth one or is it many? इस पर सोचना. Something to definitely mull over. Thank you for joining us on this incredibly detailed discussion. Until next time, keep questioning, keep learning. तो आज का टॉपिक है Indian religions and philosophy. A journey through India's spiritual and philosophical landscape. बिल्कुल. इमेजिन करो, एक ही जगह पे कुछ लोग कहते हैं कि रियलिटी के अनेक पहलू हैं. हाँ, जैसे वो हाथी वाली कहानी जिसे अलग-अलग लोग छू रहे हैं और सब कुछ अलग-अलग बता रहे हैं. एग्जैक्टली. और दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि नहीं, अल्टीमेट रियलिटी तो बस एक ही है. और कुछ का तो ये भी कहना है कि सैल्वेशन मतलब मुक्ति सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से मिल सकती है. ये सारे आइडियाज इंडिया में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. सो सवाल ये है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो आज हम इंडिया के स्पिरिचुअल लैंडस्केप की गहराइयों में उतरने वाले हैं. हाँ. हम शुरू करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल से. फिर चलेंगे जैनिज्म और उसके स्कूल्स की तरफ. उसके बाद हम हिंदुइज्म के 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें वेदांता के सब स्कूल्स भी शामिल हैं. और आखिर में हम सिखिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म और एब्राहमिक रिलीजन्स जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पर भी एक नजर डालेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. चलो. सो लेट्स अनपैक दिस. बुद्धिस्ट काउंसिल से शुरू करते हैं. तो ये बेसिकली बुद्धा के डेथ के बाद हुई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी. राइट. तो इनका पर्पस क्या था? मतलब क्यों हुई ये मीटिंग्स? देखो, मेन पर्पस था बुद्धा की टीचिंग्स को प्रिजर्व करना और दूसरा संघा में मतलब जो मोनास्टिक कम्युनिटी थी उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना. ये काउंसिल्स हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स थे. तो बुद्धा के परिनिर्वाणा के बाद उनकी टीचिंग्स को कंपाइल और क्लैरिफाई करने के लिए ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गईं. एग्जैक्टली. यही है बुद्धिस्ट काउंसिल्स. ओके, तो फर्स्ट काउंसिल से शुरू करते हैं. कब और कहाँ हुई ये? सो द फर्स्ट काउंसिल हुई 483 बीसी में बुद्धा के परिनिर्वाणा के ठीक बाद. अच्छा, इमीडिएट. हाँ, इमीडिएट. जगह थी राजगृह और इसकी अध्यक्षता की महाकश्यपा ने. पेट्रन थे किंग अजातशत्रु. ओके, अजातशत्रु. यहाँ हुआ क्या था? मतलब कोर लॉजिक क्या था? यहाँ पर आनंद, जो बुद्धा के सबसे करीबी डिसाइपल्स में से एक थे, उन्होंने सुत्त पिटाका कंपोज किया. सुत्त पिटाका मतलब बुद्धास टीचिंग्स. राइट. और महाकश्यपा ने विनय पिटाका, जो मोनास्टिक कोड है, उसे कंपोज किया. तो ये आप समझो टीचिंग्स को ऑर्गेनाइज करने का पहला सबसे क्रूशियल स्टेप था. गॉट इट. अब एक क्रॉस क्वेश्चन. फर्स्ट काउंसिल के पेट्रन का नाम याद रखने की कोई ट्रिक है एग्जाम्स के लिए? सिंपल है. अजात शत्रु सोचो. जिसका कोई शत्रु ना हो. बिल्कुल. तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसने सबसे पहले शांति का काम किया. एंड ए फॉर अजातशत्रु, ए फॉर आफ्टर बुद्धा. अच्छा, ये बढ़िया है. ए फॉर अजातशत्रु, ए फॉर आफ्टर बुद्धा. अब सेकंड क्वेश्चन. सुत्त पिटाका और विनय पिटाका में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, सुत्ता मतलब डिस्कोर्स, तो सुत्ता पिटका में बुद्धा के समन्स और टीचिंग्स हैं. विनाया मतलब डिसिप्लिन, तो विनाय पिटका में मॉन्क्स और नन्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. एक फिलॉसफी है, दूसरा रूल बुक. परफेक्ट. अब तीसरा सवाल, महाकसप्पा ने ही क्यों प्रिसाइड किया, आनंदा क्यों नहीं, जबकि वो बुद्धा के इतने करीब थे? ग्रेट क्वेश्चन. देखो, महाकसप्पा सीनियरिटी और डिसिप्लिन के लिए जाने जाते थे. वो संघा के सबसे रिस्पेक्टेड एल्डर्स में से थे, जबकि आनंदा की मेमोरी फिनोमिनल थी. लीडरशिप रोल के लिए महाकसप्पा नेचुरल चॉइस थे. ओके, मेक सेंस. सीनियरिटी मैटर्ड. चौथा सवाल, इस काउंसिल की नीड क्यों पड़ी? क्या टीचिंग्स के लॉस्ट होने का डर था? बिल्कुल. बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स ओरली दी थी, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था.
तो उनके जाने के बाद ये रियल डेंजर था कि लोग टीचिंग्स को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने लगेंगे या भूल जाएंगे। अच्छा। तो एक स्टैंडर्ड वर्जन क्रिएट करना जरूरी था, राइट? एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट, राजगृह को ही क्यों चुना गया? राजगृह उस टाइम मगधा किंगडम का कैपिटल था और बुद्धिज्म का एक मेजर सेंटर था, प्लस किंग अजातशत्रु का पेट्रोनेज था, तो रिसोर्सेज और सिक्योरिटी दोनों अवेलेबल थे। Got it. So practice Q time. Pause and practice saying. First Council, 483 BC, Rajgriha, patron Ajatasatru, Sutta and Vinayapitaka. एग्जैक्टली। सो मिनी रिकैप, फर्स्ट काउंसिल ने बुद्धा की टीचिंग्स को ओरल ट्रेडिशन से एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में लाने का काम किया। Okay, great. अब second council पर आते हैं. द सेकंड काउंसिल हुई ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में। जगह थी वैशाली अंडर साबाकामी और पेट्रन थे किंग कालासोका। वैशाली. Okay. यहाँ क्या मेजर इवेंट हुआ? यहाँ पर फर्स्ट मेजर स्प्लिट हुआ। ये बहुत बड़ा मोमेंट था। ग्रुप दो हिस्सों में बढ़ गया, स्थविरवादिन्स जो बाद में थेरावादा कहलाए और महासांख्यिकाज। स्प्लिट किस बात पर? ये स्प्लिट छोटे छोटे मोनास्टिक डिसिप्लिन के पॉइंट्स पर हुआ था। बेसिकली ए डिसएग्रीमेंट ऑन 10 माइनर रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या मॉन्क्स सॉल्ट स्टोर कर सकते हैं या आफ्टरनून के बाद मील ले सकते हैं, ऐसी चीजें। ओह, इंटरेस्टिंग. तो स्थविरावादिन और महासंघिका, इन दो नामों में क्या डिफरेंस है? देखो, स्थविरा का मतलब है दी एल्डर्स। अच्छा. तो स्थविरावादन्स वो थे जो ओरिजिनल रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते थे, नो चेंजेस। और महासंघ? महासंघिका का मतलब है द ग्रेट कम्युनिटी। ये लोग रूल्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग संघा का हिस्सा बन सकें। सो एक स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव ग्रुप और एक लिबरल ग्रुप। सिंपल. अब इस पर क्रॉस क्वेश्चंस. पहला, कालासोका का रोल इस काउंसिल में अजातशत्रु जैसा ही इंपॉर्टेंट था? हाँ बिल्कुल, उनके पैट्रनेज के बिना इतनी बड़ी काउंसिल ऑर्गेनाइज करना पॉसिबल नहीं होता। वो स्थविरवादिन पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करते थे, बट ये इंश्योर्ड की डिबेट हो। राइट. सेकंड क्वेश्चन, ये जो 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स थे, उनका सोर्स क्या था? ये पॉइंट्स वैशाली के मंक्स ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे। जब वेस्टर्न रीजन के मोर ऑर्थोडॉक्स मंक्स जैसे यासा ने ये देखा तो उन्होंने इसे विनया का वायलेशन माना और काउंसिल बुलाने की मांग की। अच्छा, तो ईस्ट वर्सेस वेस्ट का एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट था. एक तरह से हाँ, ज्योग्राफिकल और कल्चरल डिफरेंसेस से इंटरप्रिटेशंस में भी डिफरेंस आ गया। गॉट इट. थर्ड, इस स्प्लिट के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? बहुत प्रोफाउंड। यही स्प्लिट आगे चलकर हीनायाना थेरावादा से इवॉल्व और महायाना महासांघिका से इवॉल्व के बीच के फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस की नींव बना। तो जो एक छोटा सा डिसिप्लिन का डिसएग्रीमेंट था, वो आगे चलकर एक ह्यूज आइडियोलॉजिकल डिवाइड बन गया। वाओ. चौथा सवाल, साबाकामी कौन थे और उन्हें क्यों चुना गया? साबाकामी उस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट लर्न्ड एंड रिस्पेक्टेड मॉन्क्स थे। उन्हें उनकी न्यूट्रलिटी और विनया की डीप नॉलेज के लिए चुना गया था ताकि वो इस डिबेट को इम्पार्शियली हैंडल कर सकें। मेक सेंस. न्यूट्रल आर्बिट्रेटर. और पांचवा सवाल, वैशाली एज अ लोकेशन, कोई स्पेसिफिक रीजन? हाँ, वैशाली उस टाइम एक पावरफुल रिपब्लिक वज्जी कन्फेडरेसी था और बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट हब था। प्लस डिस्प्यूटेड प्रैक्टिसेस वहीं से ओरिजिनेट हुई थी, तो वहीं पर काउंसिल करना लॉजिकल था। ओके, चलो प्रैक्टिस टाइम. पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग. सेकंड काउंसिल 383 बीसी, वैशाली, पेट्रन, कालासोका, स्प्लिट इनटू स्थविरावादिन एंड महासंघका. परफेक्ट। मिनी रिकैप, सेकंड काउंसिल ने बुद्धिज्म में पहले मेजर स्प्लिट को विटनेस किया जो डिसिप्लिन पर था, बट आगे चलकर फिलॉसफी तक गया। अब थर्ड काउंसिल, ये तो अशोका वाली है, राइट? यस, द मोस्ट फेमस वन। ये हुई 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अंडर एम्परर अशोका। इसे हेड किया मोगलीपुत्ता तिस्सा ने। ओके, पाटलिपुत्रा. यहाँ का मेन आउटकम क्या था? यहाँ अभिधम्मा पिटका कंपोज हुआ। इसके साथ ही पाली त्रिपिटका यानी द 3 बास्केट्स ऑफ टीचिंग्स कंप्लीट हो गया। तो त्रिपिटका में 3 पिटाका कौन से हैं? इजी, सुत्ता, विनया और अभिधम्मा। पहली काउंसिल में सुत्ता और विनया बने, तीसरी में अभिधम्मा, सो SVA। SVA, गॉट इट. और अशोका का क्या रोल था इसमें? अशोका का रोल पिविटल था। उन्होंने इस काउंसिल को बुलाया ही इसलिए था ताकि संघा में जो करप्शन और फॉल्स बिलीफ्स आ गए थे उन्हें साफ किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, अशोका ने यहां से बुद्धिस्ट मिशनरीज को दूसरे देशों में भेजा, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, इजिप्ट, ग्रीस। दिस वॉज द मोमेंट बुद्धिज्म वेंट ग्लोबल। कूल ना? बहुत कूल. यहीं से ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू हुआ. यस। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चंस. पहला, अभिधम्मा पिटाका है क्या एग्जैक्टली? सुत्ता और विनया से अलग कैसे है? गुड वन। अभिधम्मा का मतलब है हायर डॉक्ट्रिन। ये बुद्धा की टीचिंग्स का एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। अगर सुत्ता पिटाका व्हाट बुद्धा टॉट है, तो अभिधम्मा हाउ एंड व्हाई इट वर्क्स है। इट्स मोर एनालिटिकल। ओके, सो इट्स द फिलोसॉफिकल डीप डाइव. प्रिसाइसली। सेकंड क्वेश्चन, मोगोलीपुत्ता तिस्सा कौन थे? वो अशोका के स्पिरिचुअल टीचर थे और उस टाइम के एक बहुत प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। उन्होंने कथा वस्तु नाम का एक टेक्स्ट लिखा जो अभिधम्मा पिटाका का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने वेरियस हेरेटिकल व्यूज को रिफ्यूट किया। अच्छा. तीसरा, अशोका को ये काउंसिल बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? कलिंगा वॉर के बाद तो वो ऑलरेडी बुद्धिस्ट बन गए थे. हाँ, बट उनके पेट्रोनेज की वजह से बहुत से लोग संघा में गलत रीजन से घुस गए थे, फॉर कंफर्ट एंड स्टेटस। इससे संघा की प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। अशोका एक ट्रू बिलीवर थे, उन्हें संघा को प्यूरिफाई करना था। आई सी.
फोर्थ क्वेश्चन, मिशनरीज भेजने का आइडिया अशोका का था या काउंसिल का डिसीजन था? ये एक म्यूचुअल डिसीजन था, लेकिन इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स अशोका ही थे। उनका कॉन्सेप्ट था धम्मा विजया, यानी कॉन्क्वेस्ट बाय राइचियसनेस, नॉट बाय वॉर। मिशनरीज उस पॉलिसी का एक की पार्ट थे। धम्मा विजया, इंटरेस्टिंग टर्म। पांचवा, थर्ड काउंसिल के डिसीजंस को सारे बुद्धिस्ट सेक्ट्स ने एक्सेप्ट किया? नहीं, प्राइमरीली ये थेरावादा ट्रेडिशन की काउंसिल मानी जाती है। दूसरे ग्रुप्स जैसे महासंघिकास इसके कंक्लूजन से पूरी तरह अग्री नहीं करते थे, इसलिए ये थेरावादा कैनन के लिए फाउंडेशनल है। अंडरस्टूड। तो प्रैक्टिस क्यों? थर्ड काउंसिल 250 BC, पाटलिपुत्रा, पेट्रन अशोका, अभिधम्मा पिता का कंपोज्ड, बुद्धिज्म गोज ग्लोबल। एक्सीलेंट मिनी रिकैप। थर्ड काउंसिल ने टिपिटाका को कंप्लीट किया और बुद्धिज्म को एक इंडियन फेथ से एक वर्ल्ड रिलीजन बनाने की शुरुआत की। फाइनली द फोर्थ काउंसिल, इसके बारे में बताओ। राइट, द फोर्थ काउंसिल। ये हुई 1st सेंचुरी एडी में कश्मीर में, अंडर किंग कनिष्का ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। ओके, कनिष्का, कुषाण, कश्मीर। इसको वासुमित्रा और अश्वघोषा ने हेड किया। यहाँ एक बड़ा चेंज हुआ। अभिधम्मा टेक्स्ट को प्राकृत से संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया। लैंग्वेज चेंज, प्राकृत टू संस्कृत, क्यों? क्योंकि कुषाण एम्पायर में संस्कृत एक प्रेस्टीज लैंग्वेज बन चुकी थी फॉर फिलोसफी एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। इससे बुद्धिज्म को एक वाइडर एलीट ऑडियंस तक पहुंचाने में हेल्प मिली। मेक सेंस। और क्या हुआ? सर्वस्थितिवाद डॉक्ट्रिन्स को ऑर्गेनाइज किया गया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ बुद्धिज्म का फाइनल डिवीजन हुआ महायाना और हीनायाना सेक्ट्स में। ये जो सेकंड काउंसिल में शुरू हुआ था, यहाँ आकर फॉर्मलाइज हो गया। ओके, तो महायाना और हीनायाना में मेन डिफरेंस क्या था? एक बार फिर से। बड़ा सिंपल है। हीनायाना द लेसर व्हीकल ओरिजिनल टीचिंग्स पर फोकस करता था, जहां इंडिविजुअल सैल्वेशन गोल था, मतलब अरहत बनना। ओके, महायाना द ग्रेटर व्हीकल में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया, जहां गोल है सबकी सैल्वेशन में हेल्प करना। एक इंडिविजुअल जर्नी है, दूसरा कम्युनिटी जर्नी। गॉट इट। अब इसके क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, फोर्थ काउंसिल का लोकेशन और पैटर्न कैसे याद रखें? इजी, कनिष्का ऑफ कुषाण डायनेस्टी इन कश्मीर। सब के से शुरू होते हैं, के। परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, अश्वघोषा का क्या रोल था? वो तो एक फेमस पोएट थे। हाँ, अश्वघोषा जिन्होंने बुद्धचरिता लिखी थी, वो इस काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे। उनका काम था फिलोसॉफिकल डिस्कशंस को एलोक्वेंट संस्कृत में फ्रेम करना। ही वॉज अ लिटरेरी जीनियस ऑफ द काउंसिल। वाओ। थर्ड क्वेश्चन, सर्वास्तिवादा डॉक्ट्रिन क्या है जिसे यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? सर्वास्तिवादा का मतलब है थ्योरी दैट ऑल एग्जिस्ट्स। ये एक कॉम्प्लेक्स फिलोसफी है जिसके अनुसार टाइम के तीनों एस्पेक्ट्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। ये महायाना के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। अ बिट लाइक मॉडर्न फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स। इंटरेस्टिंग। फोर्थ क्वेश्चन, इस काउंसिल को भी सारे सेक्ट्स रिकॉग्नाइज करते हैं? नहीं, जैसे थर्ड काउंसिल थेरावादा ट्रेडिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फोर्थ काउंसिल महायाना ट्रेडिशन के लिए फाउंडेशनल है। थेरावादन्स जनरली कश्मीर काउंसिल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो श्रीलंका में हुई एक पैरेलल काउंसिल को मानते हैं। ओह, देयर वर पैरेलल काउंसिल्स? यस, हिस्ट्री इज कॉम्प्लेक्स। राइट। फाइनल क्वेश्चन, इस काउंसिल के बाद संस्कृत का बुद्धिज्म में क्या इम्पैक्ट हुआ? ह्यूज इम्पैक्ट। इसने महायाना बुद्धिज्म को एक स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल बेस दिया और इंडिया के ग्रेट यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा में डिबेट्स और डिस्कशंस का मीडियम बन गया। बुद्धिज्म इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का एक इंटीग्रल हिस्सा बन गया। Brilliant. Now, pause and practice saying, first council, Rajgriha, Ajatashatru, second, Vaishali, Kalashoka, third, Patliputra, Ashoka, fourth, Kashmir, Kanishka. परफेक्ट। सो इन शॉर्ट, बुद्धिस्ट काउंसिल्स ने बुद्धा की टीचिंग्स को ऑर्गेनाइज किया और समय के साथ अलग अलग स्कूल्स में डेवलप होने का रास्ता बनाया। Okay, बुद्धिज्म से आगे बढ़ते हैं। Let's talk about Jainism. इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या इसका कोई एक फाउंडर है? यही तो इंटरेस्टिंग बात है। जैनिज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है। माना जाता है कि सच्चाई तीर्थंकरस या टीचर्स के जरिए समय समय पर सामने आती है। तीर्थंकरस? हाँ, उन्हें फोर्ड मेकर्स कहते हैं, मतलब जो लोगों को संसारा यानी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के सागर के पार ले जाते हैं। कितने तीर्थंकरास हैं? जैन ट्रेडिशन में 24 तीर्थंकरास हैं। पहले थे ऋषभानाथा और 23rd थे पार्श्वानाथा। सबसे आखिरी और सबसे फेमस 24वां तीर्थंकर थे वर्धमाना महावीरा। अच्छा, तो इसके मेजर पिलग्रिमेज साइट्स कौन से हैं? बहुत सारे हैं। ये प्लेसेस जैन फेथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राजस्थान में दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू। सुना है बहुत ब्यूटीफुल मार्बल कार्विंग्स है वहाँ। अनबिलीवेबल। फिर गुजरात में पालिताना और गिरनार, झारखंड में शिखरजी, जहां माना जाता है कि 20 तीर्थंकरास को निर्वाणा मिला, और कर्नाटका में श्रवणा बेलागोला, जहां गोमातेश्वरा की स्टैचू है। हर जगह का अपना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। राइट। अभी क्विक क्वेश्चन, क्या सारे 24 तीर्थंकरास के नाम याद रखना जरूरी है एग्जाम्स के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम के लिए पहले ऋषभानाथ, 23rd पार्श्वनाथ और 24th महावीरा सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्हें जरूर याद रखना। फर्स्ट, 23rd एंड 24th, डन। सेकंड क्वेश्चन, तीर्थंकरा वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है? तीर्था का मतलब है एक फोर्ड या क्रॉसिंग, और करा मतलब मेकर। सो द वन हु मेक्स अ क्रॉसिंग ओवर द रिवर ऑफ सफरिंग। ब्यूटीफुल। थर्ड क्वेश्चन, ऋषभानाथ पहले तीर्थंकरा, क्या वो एक हिस्टोरिकल फिगर है?
ये डिबेटेड है। उनका जिक्र ऋग्वेदा जैसे हिंदू टेक्स्ट में भी मिलता है। पार्श्वनाथ 23rd और महावीरा 24th को डेफिनेटली हिस्टोरिकल फिगर्स माना जाता है। ऋषभनाथ थोड़े मिथिकल टेरिटरी में आते हैं। आई सी। फोर्थ, ये पिलग्रिमेज साइट्स इतने जोग्राफिकली स्प्रेड आउट क्यों हैं? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका। ये जैनिज्म के स्प्रेड को दिखाता है। जैसे जैसे जैन कम्युनिटीज अलग अलग रीजन्स में सेटल हुई, उन्होंने वहां तीर्थ स्थल बनाए। स्पेशली भद्रबाहु के माइग्रेशन के बाद साउथ में इसका बहुत प्रचार हुआ। राइट। एंड लास्ट वन, इन सभी तीर्थ स्थलों में कॉमन एलिमेंट क्या है? द कॉमन एलिमेंट इज तपस्या या ऑस्टेरिटी। ये सभी जगहें ऐसी हैं जहां तीर्थंकराज या ग्रेट सेंट्स ने मेडिटेशन और तपस्या की और एनलाइटमेंट अचीव किया। तो इन जगहों में एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन मानी जाती है। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन वर्धमाना महावीरा। बिल्कुल। प्रिंस वर्धमाना का जन्म हुआ था 540 BC में कुंदलग्राम में, जो वैशाली के पास है। उनके पेरेंट्स? उनके फादर थे किंग सिद्धार्था, जनात्रिका क्लैन के रूलर, और मदर थी क्वीन त्रिशाला। महावीरा के क्लैन का नाम क्या था? जनात्रिका क्लैन। ये उनकी आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। उन्होंने 30 साल की एज में सच्चाई की खोज में घर छोड़ दिया। करीब 12 साल की कठिन तपस्या के बाद उन्हें पटना के पास केवल्य यानी सुप्रीम एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। केवल्य, ओके। इसके बाद उन्हें महावीरा यानी द ग्रेट हीरो और जितेंद्रिय यानी वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज सेंसेस कहा गया। गॉट इट। अब इस पे क्विक क्वेश्चंस। पहला, बुद्धा और महावीर कंटेम्परेरीज थे? यस, एब्सोल्युटली। वो दोनों 6th सेंचुरी BC के ग्रेट स्पिरिचुअल रिफॉर्म मूवमेंट का हिस्सा थे, जो ब्रह्मानिकल रिचुअलिज्म के अगेंस्ट था। दोनों मगधा रीजन में एक्टिव थे। सेकंड, केवल्य बुद्धिस्ट निर्वाणा से कैसे डिफरेंट है? कॉन्सेप्चुअली सिमिलर है। दोनों का मतलब है साइकिल ऑफ रीबर्थ से लिबरेशन, लेकिन फिलोसॉफिकल डिटेल्स अलग हैं। केवल्य में सोल की ओरिजिनल प्योर कॉन्शियसनेस को रियलाइज करना है। निर्वाणा में सेल्फ के इल्यूजन को एक्सटिंग्विश करना है। सटल बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ओके। थर्ड, उनके नाम वर्धमाना का क्या मतलब था? वर्धमाना का मतलब है वन हु ग्रोस और प्रॉस्पेरस। कहा जाता है कि उनके जन्म के बाद उनके किंगडम में प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ गई थी। अच्छा। फोर्थ, उन्होंने 30 साल की एज में ही घर क्यों छोड़ा? कोई स्पेसिफिक ट्रिगर था? ट्रेडिशन के अनुसार उन्होंने अपने पेरेंट्स की डेथ तक वेट किया। उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उनके रहते हुए संन्यास नहीं लेंगे। अपनी फैमिली ड्यूटीज पूरी करने के बाद ही वो स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर निकले। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल। और पांचवा, उन्हें जितेंद्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी 12 साल की तपस्या के दौरान एक्सट्रीम कंडीशन सहन की। हंगर, थर्स्ट, हीट, कोल्ड और अपनी फिजिकल सेंसेस पर कंप्लीट मास्टरी हासिल कर ली। इसलिए जितेंद्रिया। Perfect. Time for the practice cue. Pause and practice saying Jainism, 24th Tirthankaras. Mahavira was the 24th. ग्रेट मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, जैनिज्म तीर्थंकरास की लेगेसी पर बेस्ड है, जिसमें महावीरा ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टू कंसोलिडेट द फिलॉसफी। तो महावीरा की मेन टीचिंग्स क्या थीं? What was the core philosophy? द कोर इज दी 3 jewel पाथ या त्रिरत्न, जिससे साल्वेशन मिलता है। त्रिरत्न। यह राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, और राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। बेसिकली सही मानो, सही जानो और सही करो। Simple and powerful. इसके अलावा अनेकांतवाद। ये जैनिज्म का फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है। इसका मतलब है कि अल्टीमेट ट्रूथ कॉम्प्लेक्स है और इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। multiple aspects. हाँ, इसलिए कोई एक सिंगल स्टेटमेंट पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। इसे नॉन एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। वो अंधे आदमी और हाथी वाली कहानी इसका परफेक्ट एग्जांपल है। सब अपनी जगह आंशिक रूप से सही है, पर पूरी सच्चाई सबके पर्सपेक्टिव्स को मिलाकर बनती है। अनेकांतवादा को सिंपल वर्ड्स में कैसे समझाएं? थिंक ऑफ अ डायमंड। ओके। उसको अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग चमक दिखती है। कोई एक एंगल पूरे डायमंड को डिफाइन नहीं कर सकता। ट्रूथ वैसा ही है, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। दैट्स अनेकांतवादा। ब्रिलियंट एनालॉजी। इससे जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है शादवादा। वो क्या है? शादवादा अनेकांतवादा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन लैंग्वेज। शादवादा कहता है कि हमारे सारे जजमेंट्स रिलेटिव होते हैं। उन्हें शायद के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हम कभी भी एब्सोल्यूट क्लेम नहीं कर सकते। So every statement should be qualified. यस, इससे इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस और ओपन माइंडेडनेस बढ़ती है। अब क्रॉस क्वेश्चंस। हाँ। पहला, ये त्रिरत्न, बुद्धिस्ट त्रिरत्न, बुद्धा धम्मा संघा से कैसे अलग हैं? बहुत अलग हैं। बुद्धिस्ट त्रिरत्न ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिफ्यूज हैं जिन पर आप फेथ रखते हो। जैन त्रिरत्न एक पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन है। ये 3 चीजें हैं जो आपको करनी है: फेथ, नॉलेज, कंडक्ट। एक फेथ इन समथिंग है, दूसरा अ पाथ ऑफ समथिंग। That's a very clear distinction. Second question, अनेकांतवादा का ओरिजिन क्या है? क्या ये महावीरा ने इंट्रोड्यूस किया? ये कॉन्सेप्ट महावीरा से भी पुराना माना जाता है, पार्श्वनाथ के टाइम से। लेकिन महावीरा ने इसे सिस्टमेटाइज किया और अपनी टीचिंग्स का सेंट्रल पिलर बनाया। ओके। थर्ड, क्या शादवादा का मतलब है कि कुछ भी सच नहीं है? अ काइंड ऑफ रिलेटिविज्म? नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। शादवादा का मतलब ये नहीं है कि ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि ह्यूमन लैंग्वेज इज लिमिटेड टू एक्सप्रेस द होल ट्रूथ एट वंस। ट्रूथ एग्जिस्ट्स, बट आवर एक्सप्रेशन ऑफ इट इज ऑलवेज पार्शियल। So it's about the limitation of language, not the absence of truth. एग्जैक्टली। Fourth, right.
कंडक्ट में क्या क्या आता है? राइट, कंडक्ट में आते हैं 5 ग्रेट वाउज या महाव्रतास। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथ, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, नॉन पोजेशन और ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। ओके, और पांचवा? आज की दुनिया में अनेकांतवाद की क्या रेलेवेंस है? ह्यूज रेलेवेंस। एक ऐसी दुनिया में जहां रिलीजियस और पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ गया है, अनेकांतवाद हमें सिखाता है कि दूसरे के व्यू पॉइंट में भी कुछ सच्चाई हो सकती है। इट प्रमोट्स डायलॉग ओवर कॉन्फ्लिक्ट। फैंटास्टिक पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जैनिज्म के 2 मेजर स्कूल्स पर, दिगंबरास एंड श्वेतांबरास। ओके, द स्काई क्लैड एंड द व्हाइट क्लैड। हाँ, जैनिज्म में महावीरा के बाद 2 मेजर सेक्ट्स बन गए। पहले हैं दिगंबरास। ये मोर रिजिड हैं, कपड़े नहीं पहनते, विच सिग्निफाइज कंप्लीट रिनंसिएशन। राइट। सैल्वेशन के लिए 5 कंस्ट्रेंट्स फॉलो करते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनका मानना है कि सिर्फ मेन ही तीर्थंकर बन सकते हैं या कैवल्य अचीव कर सकते हैं। भद्रबाहु इसके एक इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट थे। और श्वेतांबरास? श्वेतांबरस ये लेस रिजिड है, सिंपल व्हाइट कपड़े पहनते हैं। ये सिर्फ 4 कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं फॉर कैवल्य। वो ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह में इंक्लूडेड मानते हैं, एज अ सेपरेट वाउ नहीं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और उनका मानना है कि विमेन भी तीर्थंकर बन सकती हैं और कैवल्य अचीव कर सकती हैं। स्थूलाभद्रा इसके ग्रेट एक्सपोनेंट थे। देखा, कितने अलग अलग रास्ते हैं मुक्ति के। ज्ञान, ध्यान, तर्क, अनुष्ठान, ये अद्भुत है। अगर लिसनर्स को ऐसी ही गहरे विश्लेषण पसंद आ रहे हैं और वो अपने ज्ञान को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। कमेंट्स में बताएं कौन सा विषय सबसे दिलचस्प लगा। विस्तृत नोट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं या सुपर थैंक्स का उपयोग करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब इस टॉपिक पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। ओके, दोनों में सबसे बड़ा विजुअल डिफरेंस क्या है? द क्लोथ्स, ये सबसे आसान तरीका है डिफरेंशिएट करने का। दिगंबरास डू नॉट वेयर क्लोथ्स, सिग्निफाइंग कंप्लीट डिटैचमेंट। श्वेतांबरस वेयर व्हाइट क्लोथ्स। राइट। सेकंड क्वेश्चन, 5 कंस्ट्रेंट्स में से कौन सा श्वेतांबरस केवल्य के लिए जरूरी नहीं मानते? ब्रह्मचर्य, वो मानते हैं कि बाकी 4 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आर इनफ। उनके लिए ब्रह्मचर्य नॉन पोजेशन का ही एक पार्ट है। ओके। थर्ड क्वेश्चन, भद्रबाहु और स्थूलभद्रा में क्या कनेक्शन है? ये स्प्लिट हुआ कैसे? एक बहुत फेमस स्टोरी है। ट्रेडिशन कहता है कि मगधा में एक बहुत बड़ा फैमाइन आया। उस टाइम भद्रबाहु अपने फॉलोअर्स के साथ साउथ इंडिया कर्नाटका चले गए। ये लोग स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते रहे और दिगंबरास कहलाए। और स्थूलभद्रा? स्थूलभद्रा मगधा में ही रुके। फैमाइन के दौरान उन्होंने कंडीशंस को देखते हुए कुछ रूल्स रिलैक्स किए, जैसे व्हाइट क्लॉथ पहनना। उनके फॉलोअर्स श्वेतांबरास कहलाए। जब भद्रबाहु वापस आए तो डिफरेंसेस इतने बढ़ चुके थे कि स्प्लिट परमानेंट हो गया। वाओ, एक फैमिन ने इतना बड़ा डिवीजन कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन, वुमेन के सैल्वेशन पर इतना डिफरेंट व्यू क्यों है? दिगंबरास का बिलीफ है कि लिबरेशन के लिए कंप्लीट न्यूडिटी यानी टोटल नॉन अटैचमेंट जरूरी है। उनके अनुसार विमेन के लिए ये सोशली पॉसिबल नहीं है और उनका फीमेल बॉडी अटैचमेंट का सोर्स है। श्वेतांबरास इसे एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि अटैचमेंट इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं। दैट्स अ वेरी डीप फिलोसॉफिकल डिफरेंस। और पांचवा? स्थानकवासी और मूर्ति पूजका में क्या फर्क है? हाँ, श्वेतांबरास में भी आगे सबसेक्स है। मूर्ति पूजका जैसा नाम से क्लियर है, आइडल्स की पूजा करते हैं टेम्पल्स में। स्थानकवासी 17वीं सेंचुरी का एक रिफॉर्म मूवमेंट है। वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते, वो सेंट्स को प्रे करते हैं। एक आइडल वर्शिपर, एक नॉन आइडल वर्शिपर। अंडरस्टूड। तो प्रैक्टिस टाइम, पॉज एंड प्रैक्टिस सिंग। Anekantāvāda means many-sidedness. Digambaras are sky-clad, Svetambaras are white-clad. Perfect. Mini recap. In short, Jain philosophy emphasizes non-absolutism and a disciplined path to salvation, leading to 2 major sects with different practices. Here's where it gets really interesting. अब आते हैं हिंदुइज्म पर। इतना वास्ट है, कहाँ से शुरू करें? Let's start with the basics. Hinduism word, as such, British period में popular हुआ to describe people living around the Indus River. इसका आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क वेदास से आता है। राइट। और इसका कोर एम क्या है? हिंदू फिलोसोफर्स ने लाइफ के 4 गोल्स बताए हैं। 4 पुरुषार्थास: धर्मा, मॉरल वैल्यू ड्यूटी; अर्था, इकोनॉमिक वैल्यू; कामा, फिजिकल प्लेजर; एंड फाइनली मोक्ष, इटर्नल वैल्यू, सैल्वेशन। इन चारों में से अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्षा। आइडिया ये है कि धर्म, अर्था और कामा को बैलेंस करते हुए लाइफ जीना, ताकि एंड में साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मोक्ष मिल सके। इंटरेस्टिंगली, मोक्षा का गोल सबसे पहले सिस्टमैटिकली गौतम बुद्धा ने 6th सेंचुरी BC में प्रिस्क्राइब किया था। Now let's talk about the 6 schools of Hindu philosophy. षट दर्शना। यस, षट दर्शना। ये 6 स्कूल्स हैं जो वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इन्हें आस्तिका स्कूल्स कहते हैं। ओके, तो पहला संख्या स्कूल। संख्या स्कूल। इसके फाउंडर माने जाते हैं कपिला। इसके अनुसार सैल्वेशन रियल नॉलेज से मिलता है। किस चीज का नॉलेज? किस चीज का? नॉलेज की रियलिटी 2 प्रिंसिपल से बनी है। प्रकृति, मैटर, जो इनर्ट है, और पुरुषा, कॉन्शियसनेस, जो प्योर है। ये एक ड्यूलिस्ट यानी द्वैतवादा फिलॉसफी है।
जब पुरुषा गलती से खुद को प्रकृति से आइडेंटिफाई कर लेता है तब सफरिंग होती है। So knowledge is separating Purusha from Prakriti. Exactly. सेकंड, योगा स्कूल। इसके फाउंडर हैं पतंजलि। योगा कहता है कि सैल्वेशन मेडिटेशन और फिजिकल डिसिप्लिन से मिलता है। ये पुरुषा को प्रकृति से रिलीज करने का एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिकल तरीका है। तो इसमें अष्टांगा योगा आता है। हाँ, यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा एटसेट्रा। बेसिकली सांख्य थ्योरी है, योगा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसलिए इन दोनों को अक्सर साथ में डिस्कस किया जाता है। सांख्या और योगा में क्या रिलेशन है? बेस्ट एनालॉजी, सांख्या इज द थियरी बुक ऑफ रियलिटी, प्रकृति, पुरुषा, एंड योगा इज द प्रैक्टिकल मैनुअल टू एक्सपीरियंस दैट रियलिटी एंड अचीव लिबरेशन। परफेक्ट। अब तीसरा, न्याय स्कूल। इसके प्रोपोनेंट है गौतमा। न्याय स्कूल कहता है कि सैल्वेशन लॉजिक या वैलिड नॉलेज से मिलता है, इसलिए ये एपिस्टेमोलॉजी पर यानी प्रमाणास पर बहुत फोकस करता है। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो? तो ये एक तरह से स्कूल ऑफ लॉजिक है। यस, इंडियन लॉजिक की फाउंडेशन इसी स्कूल ने रखी। फोर्थ, वैशेषिका स्कूल। प्रोपोनेंट कनाडा ये कहते हैं कि सैल्वेशन यूनिवर्स के एटॉमिक कैरेक्टर को समझने से मिलता है। ये एक रियलिस्टिक एंड प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी है। कहते हैं यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। इन्होंने एटॉमिक थियरी दी थी कि सारी चीजें इंडिविजिबल एटम्स या परमाणु से बनी हैं। न्याया और वैशेषिका को कैसे डिफरेंशिएट करें? सिंपल, न्याया is like a detective focusing on logic, proof and the tools of knowing, pramanas. Vaisheshika is like a scientist or a physicist breaking down the universe into its fundamental categories, atoms and elements. एक how to think पर फोकस करता है, दूसरा what the world is made of पर। ग्रेट डिस्टिंक्शन। पांचवा, मीमांसा स्कूल। फाउंडर जेमिनी, इनका कहना है कि सैल्वेशन रिचुअल्स परफॉर्म करने से मिलता है जो वेदास में लिखे हैं। ये वेदास के रिचुअलिस्टिक पोर्शन यानी संहितास और ब्राह्मणास पर फोकस करते हैं। ये वेदास को इटर्नल और इनफैलिबल मानते हैं। सो प्योर रिचुअलिज्म। Primarily, yes. The focus is on the correct performance of Vedic sacrifices, और आखिरी, वेदांता स्कूल। जिसे उत्तरा मीमांसा भी कहते हैं। इसका रूट वेदास के एंड पार्ट यानी उपनिषद्स में है। ये ब्राह्मण अल्टीमेट रियलिटी और आत्मन इंडिविजुअल सेल्फ के रिलेशनशिप पर फोकस करता है। वेदांता को उत्तरा मीमांसा क्यों कहते हैं? मीमांसा का मतलब है इंक्वायरी। जेमिनी की मीमांसा को पूर्व या अर्लियर मीमांसा कहते हैं क्योंकि वो वेदास के रिचुअलिस्टिक पार्ट पर फोकस करती है। वेदांता उत्तरा या लेटर मीमांसा है क्योंकि ये वेदास के फिलोसॉफिकल पार्ट यानी उपनिषद्स पर फोकस करती है। ओके, पूर्वा एंड उत्तरा, मेक सेंस। अब एक क्विक मेमोरी टेस्ट। मैच द फाउंडर। कपिला, पतंजलि, गौतमा, कनाडा, जेमिनी। ओके, कपिला सांख्या, पतंजलि योगा, गौतमा न्याय, कनाडा वैशेषिका, जेमिनी मीमांसा। ये याद रखना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द 6 स्कूल्स। सांख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता। Great. Mini recap. In short, Hindu philosophy offers 6 distinct paths or darshanas to understand reality and attain salvation, all accepting the authority of the Vedas. तो वेदांता में इतने डिफरेंट व्यूज क्यों हैं? नॉन ड्युअलिटी, ड्युअलिटी, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन वैलिड है। ये सब स्कूल्स बेसिकली उपनिषद्स के स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अबाउट द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन ब्राह्मण और आत्मन। लेट्स क्विकली गो थ्रू देम। लेट्स डू इट। सबसे पहले जो यहाँ लिस्ट में नहीं है पर सबसे फेमस है वो है आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांता। अद्वैत यानी नॉन ड्यूअलिज्म। यस, अद्वैता यानी नॉट टू। उनके अनुसार सिर्फ ब्राह्मण ही रियल है। ये दुनिया, ये बॉडी, ये माइंड सब इल्यूजन यानी माया है। आत्मन और ब्राह्मण एक ही हैं। लिबरेशन इज रियलाइजिंग दिस नॉन डुअलिटी। ओके, सो आई एम ब्राह्मण, तत्वमसि। एग्जैक्टली। फिर आते हैं रामानुजा विद विशिष्ट द्वैत यानी क्वालिफाइड नॉन डुअलिटी। क्वालिफाइड मतलब? वो कहते हैं कि ब्राह्मण ही सुप्रीम रियलिटी है, बट रियलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीप्लिसिटी। आत्मन और वर्ल्ड ब्राह्मण का हिस्सा है, उसकी बॉडी है, पर वो अलग आइडेंटिटी भी रखते हैं। जैसे एक फूल का रंग उससे अलग भी है और उसका हिस्सा भी है। इंटरेस्टिंग। सो नॉट अ कंप्लीट इल्यूजन। राइट, नॉट एन इल्यूजन बट अ पार्ट ऑफ द होल। फिर आते हैं माधवाचार्य विद द्वैत यानी ड्युअलिटी। द्वैत और अद्वैता में आसान सा फर्क। अद्वैता, नॉट टू, सोल एंड गॉड आर वन। द्वैता, टू, सोल एंड गॉड आर ऑलवेज टू सेपरेट, इटर्नल एंड डिस्टिंक्ट रियलिटीज। वो कभी एक नहीं होते। भक्ति इज द पाथ। टोटल ऑपोजिट ऑफ शंकरा। बिल्कुल। फिर आते हैं वल्लभाचार्य विद शुद्ध द्वैता यानी प्योरली नॉन डुअल। इसमें गॉड और आत्मा में एसेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे आग और उसकी चिंगारी। द वर्ल्ड इज अ रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, नॉट एन इल्यूजन। सो सिमिलर टू शंकरा बट विदाउट माया। इन अ वे, यस। और भी हैं, जैसे निम्बार्का का भेदा भीदा, द्वैता द्वैता, डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म। वो कहते हैं कि आत्मा ब्रह्मांड से डिफरेंट भी है और नॉट डिफरेंट भी है साइमल्टेनियसली। डिफरेंट एंड नॉट डिफरेंट? हाउ? जैसे एक लहर समुद्र से अलग भी दिखती है पर फंडामेंटली वो समुद्र ही है। गॉट इट। और आखिरी, चैतन्य महाप्रभु ने प्रोपिगेट किया अचिंत्य भेदा अभेदा यानी इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस। उनका कहना है कि आत्मा और ब्रह्मण का रिलेशन ह्यूमन लॉजिक से परे है, इट्स इनकंसीवेबल।
हम उसे साइमल्टेनियसली एक भी और अलग भी बस भक्ति से फील कर सकते हैं। वाओ, सो मेनी इंटरप्रिटेशंस। अब इस पर क्वेश्चंस। पहला, ये सारे फिलोसोफर्स शंकरा, रामानुजा, मध्वा साउथ इंडिया से क्यों थे? ग्रेट ऑब्जर्वेशन। 8th to 14th सेंचुरी के बीच साउथ इंडिया भक्ति मूवमेंट और इंटेंस फिलोसॉफिकल डिबेट का सेंटर था। वहाँ शैविज्म और वैष्णविज्म के बीच बहुत इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो रही थी। इन सभी आचार्यों ने उसी एनवायरनमेंट में आगे बढ़ाया। सेकंड, इन सब स्कूल्स में भक्ति का क्या रोल है? शंकरा के अद्वैत में जाना, नॉलेज प्राइमरी पाथ है, लेकिन रामानुजा, मध्वा, वल्लभा, निम्बारका, चैतन्य इन सब के लिए भक्ति, डिवोशन प्राइमरी पाथ है। उनके लिए गॉड से पर्सनल रिलेशनशिप बनाना जरूरी है। स्कूल्स वर्ल्ड को या तो गॉड की रियल मैनिफेस्टेशन मानते हैं या उनकी बॉडी। फोर्थ, इज देयर अ क्रोनोलॉजी टू दीज स्कूल्स? यस, रफली शंकरा 8th सी, फिर रामानुजा 11th सी, फिर मध्वा 13th सी और फिर बाकी। आप देख सकते हो कि पहले एक रेडिकल नॉन ड्यूलिज्म आया और फिर उसके रिएक्शन में अ सीरीज ऑफ अ मोर डिवोशनल, ड्यूलिस्टिक और क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिस्टिक फिलॉसफीज आईं। दैट्स अ फैसिनेटिंग प्रोग्रेशन। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्कूल आम आदमी के लिए सबसे एक्सेसिबल है? जनरली भक्ति ओरिएंटेड स्कूल्स जैसे रामानुजाज और मध्वास ज्यादा एक्सेसिबल माने जाते हैं क्योंकि वो पर्सनल डिवोशन पर फोकस करते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल नॉलेज से आसान लगता है। बट हर पाथ की अपनी ब्यूटी और डेप्थ है। राइट, लेट्स डू अ प्रैक्टिस क्यू। पॉज एंड ट्राई टू मैच द फाउंडर। रामानुजा विशिष्टाद्वैता, मध्वाचार्य द्वैता, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैता। Perfect. Mini recap. In short, Vedanta sub-schools offer diverse interpretations of the relationship between the individual self and the ultimate reality, ranging from absolute non-dualism to staunch dualism. चलिए, अब हम चलते हैं सिखिज्म की तरफ। इसकी शुरुआत गुरु नानक से हुई। Exactly. The history of Sikhism begins with Guru Nanak 1469-1539. He was a non-conformist और उनका पर्पस था salvation achieve करना through right belief, right worship and right conduct taught by the Guru. उनकी मेन टीचिंग्स क्या थी? एक ओमकार, वन गॉड, सोशल इक्वालिटी, कास्ट सिस्टम का रिजेक्शन और सेल्फलेस सर्विस, सेवा। उन्होंने कम्युनिटी किचन लंगर शुरू किया जहां सब लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर खाते थे। लंगर बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। उनके बाद 9 मोर गुरुज आए। 5th गुरु, गुरु अर्जुन देव के एग्जीक्यूशन से मुगल सिख रिलेशंस में टकराव शुरू हुआ। ओके, यहाँ से चेंज आया। हाँ, इसके रिस्पॉन्स में 6th गुरु, गुरु हरगोबिंद ने सिख कम्युनिटी को एक मिलिट्री फोर्स में ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने मिरी पीरी का कॉन्सेप्ट दिया, टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल पावर, और अकाल तख्त कंस्ट्रक्ट करवाया। अकाल तख्त का क्या सिग्निफिकेंस है? अकाल तख्त मतलब थ्रोन ऑफ द टाइमलेस वन। ये टेम्पोरल अथॉरिटी का सेंटर है, गोल्डन टेम्पल के सामने। यहाँ कम्युनिटी के वर्ल्डली इश्यूज डिस्कस होते हैं। ये सिख सॉवरेंटी का सिंबल है। राइट, और आगे? 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में थे। उनका एग्जीक्यूशन हुआ फॉर डिफेंडिंग रिलीजियस फ्रीडम। और आखिर में 10th गुरु, गुरु गोबिंद सिंह, द लास्ट फिजिकल गुरु। ओके। उन्होंने पर्सनल गुरुशिप को खत्म किया और अथॉरिटी गुरु ग्रंथ साहिब, द होली बुक को ट्रांसफर कर दी। तो अब बुक ही गुरु है। यस, द लिविंग गुरु। और उन्होंने खालसा की शुरुआत की। खालसा की शुरुआत किसने और क्यों की? गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में की, टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ सेंट सोल्जर्स जो आजादी और धर्म के लिए लड़ सकें। उन्होंने 5 प्यारे, 5 बिलवेड वंस को अमृत चखाकर खालसा पंथ बनाया। गॉट इट। अब इस पर क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, गुरु नानक की टीचिंग्स उस टाइम के भक्ति मूवमेंट से कैसे रिलेटेड थी? बहुत क्लोजली। गुरु नानक कबीर की तरह निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन के संत थे। वो फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते थे और रिचुअलिज्म और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। सिखिज्म इन अ वे इज अ कल्मिनेशन ऑफ दैट भक्ति स्पिरिट। सेकंड, गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ सिख गुरुज की टीचिंग्स हैं? नहीं, ये इसकी सबसे यूनिक बात है। गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ सिख गुरुज के अलावा हिंदू भक्ति संत जैसे कबीर, नामदेव, रविदास और सूफी संत शेख फरीद की टीचिंग्स भी शामिल है। इट्स अ ट्रूली इंटरफेथ स्क्रिप्चर। दैट्स इनक्रेडिबल। थर्ड, मेरी पीरी का कॉन्सेप्ट क्या सिंबलिज्म रखता है? गुरु हरगोबिंद 2 तलवारें पहनते थे, एक पीरी की जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती थी, दूसरी मीरी की जो टेम्पोरल या पॉलिटिकल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती थी। मैसेज ये था कि एक सिख को स्पिरिचुअल भी होना है और वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। सेंट एंड सोल्जर इन वन। यस। फोर्थ, औरंगजेब का कॉन्फ्लिक्ट स्पेसिफिक किस बात पर था? औरंगजेब की ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक पॉलिसीज के कारण नॉन मुस्लिम्स पर प्रेशर था। गुरु तेग बहादुर कश्मीरी पंडित्स के रिलीजियस फ्रीडम को डिफेंड करने के लिए दिल्ली गए, जहां उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट फंडामेंटली रिलीजियस फ्रीडम पर था। ओके, एंड फिफ्थ, खालसा बनने के लिए क्या करना होता है? खालसा बनने के लिए अमृत संचार सेरेमनी से गुजरना होता है और 5 केस, केश, अनकट हेयर, कंघा, कोम्ब, करा, स्टील ब्रेसलेट, कछेरा, अंडरगारमेंट और कृपाण, स्वॉर्ड को धारण करने का वाव लेना होता है। अंडरस्टूड। लेट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेइंग गुरु नानक स्टार्टेड लंगर, गुरु हरगोबिंद स्टार्टेड मिलिटराइजेशन, गुरु गोबिंद सिंह क्रिएटेड द खालसा। Perfect. Mini recap. In short, Sikhism evolved under 10 gurus,
ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल मूवमेंट टू अ डिस्टिंक्ट सोशो रिलीजियस एंड मार्शल कम्युनिटी। इंडिया में सिर्फ इंडियन ओरिजिन रिलीजन्स ही नहीं बल्कि बाहर से आए फेथ्स भी हैं, जैसे ज़ोरास्ट्रियनिज्म। यस, ज़ोरास्ट्रियनिज्म पर्शिया यानी मॉडर्न डे ईरान में ओरिजिनेट हुआ। फाउंडर थे ज़ाराथुस्ट्रा अराउंड 6th-7th सेंचुरी बीसी। ये एक मोनोथियस्टिक रिलीजन है जो एक इटर्नल गॉड अहूरा मज़दा में बिलीव करता है। और ये इंडिया कैसे पहुंचा? इंडिया में इनका फर्स्ट कॉन्टैक्ट 936 एडी में हुआ जब ये ईरान से फ्ली करके आए पारसीज इंडिया में क्यों आए थे? टू एस्केप रिलीजियस परसिक्यूशन इन देयर होमलैंड पर्शिया आफ्टर द अरब कॉन्क्वेस्ट। वो गुजरात के कोस्ट पर संजन पोर्ट पर लैंड हुए। इन्हें पारसीज के नाम से जाना जाता है। उनकी बिलीव्स क्या है? उनके फायर टेम्पल्स होते हैं जिन्हें आताश भैरम कहते हैं। उनका सेक्रेट टेक्स्ट है ज़ेंदवेस्टा। वो आग की पूजा करते हैं एज अ सिंबल ऑफ गॉड्स प्योरिटी एंड लाइट। और वाटर, एयर, अर्थ को भी सेक्रेड मानते हैं। ओके, अब इब्राहिमिक रिलीजन्स पर आते हैं। हाँ, ये वो मोनोथीस्टिक रिलीजन्स हैं जो इब्राहिम को एक कॉमन प्रॉफिट मानते हैं। इनमें जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बहाई फेथ आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद जुडाइज्म। जुडाइज्म एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है जो वन गॉड यावे में बिलीव करता है। ये सबसे पुराने इब्राहिमिक रिलीजन्स में से एक है। इनकी रिलीजियस बुक टोरा है और वो तलमुद इनके लीगल और एथिकल राइटिंग्स का कंपाइलेशन है। इनके प्रेयर हॉल्स को सिनेगॉग्स कहते हैं। इंडिया में इनकी कम्युनिटी बहुत पुरानी है, स्पेशली इन केरला, कोचिन जूस एंड महाराष्ट्र, बेने इज़राइल। सेकंड, क्रिश्चियनिटी। फाउंडर जीसस क्राइस्ट इन जेरूसलम। बेसिक फिलॉसफी है कि एक गॉड है जिसने यूनिवर्स बनाया। जीसस उनके मैसेंजर और सेवियर हैं। होली ट्रिनिटी, फादर, सन, होली गोस्ट में बिलीव करते हैं। उनका सेक्रेट टेक्स्ट द बाइबल, जिसके 2 पार्ट्स हैं, ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट। मेन प्रैक्टिसेस हैं बैप्टिज्म और यूकरिस्ट। इंडिया में इसका स्प्रेड 2 स्टेजेस में हुआ। एक सेंट थॉमस के आने से 1st सेंचुरी एडी में केरला में, और दूसरा यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के टाइम 18th सेंचुरी में। और आखिरी इस्लाम। इस्लाम अरेबियन पेनिनसुला में 7th सेंचुरी एडी में ओरिजिनेट हुआ। इस्लाम का मतलब है सबमिशन टू गॉड। एक गॉड अल्लाह में बिलीव करते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी मैसेंजर मानते हैं। उनके कोर बिलीव्स। देव जजमेंट में बिलीव करते हैं। होली बुक कुरान है। शरिया इस्लामिक लॉज कुरान और सुन्ना प्रॉफिट्स प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है। ज़कात, चैरिटी एक इंपॉर्टेंट पिलर है। इसमें डिविजन्स हैं? हाँ, 2 मेजर सब डिविजन्स हैं। शिया जो मानते हैं कि प्रॉफिट का सक्सेसर उनके फैमिली से, स्पेसिफिकली अली से होना चाहिए, एंड सुन्नी जो मानते हैं कि सक्सेसर कम्युनिटी से चुना जाना चाहिए। ओके, क्विक क्रॉस क्वेश्चन। टोरा, बाइबल, कुरान, ये किस किस रिलीजन के होली बुक्स हैं? सिंपल, टोरा फॉर जुडाइज्म, बाइबल फॉर क्रिश्चियनिटी एंड कुरान फॉर इस्लाम। सेकंड, इन तीनों रिलीजन्स में जेरूसलेम की क्या इंपॉर्टेंस है? जेरूसलम तीनों के लिए ए होली सिटी है। जूस के लिए किंग सोलोमन्स टेम्पल की साइट है। क्रिश्चियंस के लिए वहाँ जीसस को क्रूसिफाई किया गया था। मुस्लिम्स के लिए वहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी नाइट जर्नी की थी, अल-अक्सा मॉस्क। गॉट इट। थर्ड, पारसीज इतने स्मॉल नंबर में होने के बावजूद इतने इन्फ्लुएंशियल कैसे रहे इंडिया में? उन्होंने एजुकेशन और बिजनेस पर बहुत फोकस किया। उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन इंडस्ट्री, टाटाज, कॉडरिज, साइंस, होमी भाभा और लॉ में फिनोमिनल रहा है। राइट। फोर्थ, शरिया क्या है? सिर्फ एक लॉ बुक? नहीं, शरिया एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ लॉज नहीं है बल्कि एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है जिसमें एथिक्स, मोरालिटी, प्रेयर्स, डाइट सब कुछ आता है। इट्स अ कोड फॉर लिविंग। ओके। एंड फिफ्थ, सुन्नी शिया स्प्लिट का मेन हिस्टोरिकल रीजन क्या था? द मेन रीजन वाज द सक्सेशन टू प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट की डेथ के बाद ये डिसएग्रीमेंट हुआ कि उनका पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल सक्सेसर कौन होगा। यही डिसएग्रीमेंट आगे चलकर अ ह्यूज थियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डिवाइड बन गया। अंडरस्टूड। मिनी रिकैप। In short, Zoroastrianism or Abrahamic faiths have also become an integral part of India's diverse religious fabric over the centuries. So what does this all mean? हमने बुद्धिस्ट काउंसिल से लेकर इस्लाम तक का एक वर्ल्ड विंड टूर किया। इट्स अमेजिंग कि कितनी फिलोसॉफिकल डाइवर्सिटी है। बिल्कुल, हमने देखा कि हर फिलॉसफी सैल्वेशन और ट्रुथ को अलग-अलग तरीके से अप्रोच करती है। कोई लॉजिक पर जोर देता है, कोई डिवोशन पर, कोई रिचुअल्स पर सबका अल्टीमेट एम ह्यूमन कंडीशन को समझना और बेहतर बनाना है। चलिए इस पूरी यात्रा को समेटते हैं। Our broad micro theme was a journey through India's spiritual and philosophical landscape. हाँ, हमने बुद्धिस्ट काउंसिल से शुरुआत की जिन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स को शेप किया और उन्हें दुनिया भर में फैलाया। फिर हमने जैनिज्म के त्रिरत्न और अनेकांतवादा के गहरे कॉन्सेप्ट को समझा जो इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस की बात करता है। उसके बाद हमने हिंदुइज्म के 6 मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल्स और वेदांता के कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्लोर किया। इतना वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ थॉट। फाइनली हमने सिखिज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म और एब्राहमिक रिलीजन्स के कोर टेनेट्स पर बात की जो इंडिया के कल्चरल फैब्रिक का हिस्सा बन गए। यहाँ हम एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। जब इतने सारे अलग-अलग और कभी-कभी कॉन्ट्रडिक्टरी स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल आइडियाज एक ही जमीन पर सदियों से एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये ट्रुथ के नेचर के बारे में क्या बताता है? क्या सच अनेकांतवादा जैसा मल्टी फैसेटेड है या वेदांता जैसा एक अल्टीमेट रियलिटी है? इस पर सोचना जरूर।